हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? कुशल मंगल होगा ऐसी मैं कामना करता हूं। और इसी के साथ मैं लेकर आ चुका हूं भारतीय समाज और शिक्षा सब्जेक्ट का फर्स्ट वीडियो, जो आपके लिए हेल्पफुल कंटेंट होगा। भारतीय समाज में विविधता, असमानता व भेदभाव, इसके संबंध में फर्स्ट यूनिट का ये वीडियो है जो कि मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इसमें आपका मुझे फुल सपोर्ट चाहिए क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, सो इसको देखने से लाइक करें और स्किप बिल्कुल ना करें, फुल देके, बिकॉज आपको अच्छे खासे नंबर से पास होना है। भारतीय समाज में विविधता के ऊपर हमसे पूछा जाए तो हमें इस प्रकार लिखना है। शायद आज ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ के लोगों में विविधता न हो। कई भाषा बोलने वाले, विविध रंग रूप, कई धर्म और संस्कृति के लोग हर देश में रहते हैं और समय के साथ ये विविधता बढ़ती जा रही है। इसका एक नतीजा ये है कि हर देश में अन्य देशों व महाद्वीपों की संस्कृति व खान पान का प्रभाव बढ़ रहा है। पुराने समय में इस बात को लोग लेकर चिंतित होते थे, हमारे देश की संस्कृति इससे खत्म हो जाएगी और हम अपनी पहचान खो बैठेंगे। लेकिन वैश्वीकरण के इस युग में ज़्यादातर देशों ने यह स्वीकार कर लिया कि विविध लोगों के आकर बसने से उनकी संस्कृति नष्ट नहीं होगी बल्कि समृद्ध होती है। भारत इसका अपवाद नहीं है। हमारे देश में सदियों से नाना प्रकार के लोग आकर बसते रहे हैं और हर ज़िले या गांव में हम इस बात का प्रभाव देख सकते हैं। यहाँ हर क्षेत्र में अनगिनत समुदाय हैं जिनकी अपनी विशिष्ट भाषा, धर्म, संस्कृति, रहन सहन आदि है। यही नहीं, अगर हम एक ही समुदाय के अंदर विविध परिवारों को देखते हैं तो भी पाएंगे कि उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। यह हम भी देख सकते हैं कि हर इंसान दूसरे से अलग और अनूठा होता है। हर एक की अलग क्षमताएं होती हैं, अलग रुचियाँ होती हैं और जीवन के उद्देश्य भी। हर एक के पीछे अलग तरह के अनुभव और इतिहास होते हैं। इस तरह की विविधता एक तरफ तो हमारे जीवन में समृद्ध करती है हमारे जीवन को, मगर दूसरी ओर हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी पेश करती है कि इतने तरह के लोग किस प्रकार समानता, ऊंच नीच के बगैर वे सहभागिता के आधार पर एक साथ रह सकते हैं और एक राष्ट्र के नागरिक के रूप में काम करेंगे। इन सबको सम्मानजनक जीवन और सम्मान अवसर से सुनिश्चित कर सकते हैं। जबकि इन रुचियों, उपलब्धियों व ज़रूरतें भिन्न भिन्न हैं। विभिन्न धर्मी लोग, विभिन्न आर्थिक स्तर के लोग, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान है, कोई काला है तो कोई गोरा है, कोई सिख है तो कोई ईसाई है। इन सभी लोगों की अलग अलग ज़रूरतों, अलग अलग उपलब्धियों के लिए उनको देश के एक झंडे के नीचे इकट्ठा करना तथा एकता में पिरोए रखना बहुत ही मुश्किल काम होता है। आपने संभवतः अपने इलाके में ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो गरीब हैं और जिनकी भोजन, घर और कपड़े की ज़रूरत भी पूरी नहीं हो पाती। यह फ़र्क उस फ़र्क से अलग है जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था। यह विविधता नहीं है बल्कि गैर बराबरी का रूप है। गैर बराबरी का मतलब है कि कुछ लोगों के पास न अवसर हैं और न ही ज़मीन या पैसे जैसे संसाधन जो दूसरों के पास हैं। इसलिए गरीबी और अमीरी विविधता का रूप नहीं है, यह लोगों के बीच मौजूद असमानता यानी गैर बराबरी है। ये विविधता नहीं है दोस्तों, ये है ना असमानता है। गरीबी ये असमानता है। पहले कई सेंस में हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से, सॉरी दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है राजस्थान में विविधता को समझिए। तो इसमें आप देखिएगा, भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान को कई भागों में बांटा जा सकता है। भूगोलविद मरु मेरु माल के नाम से इस राज्य के 3 प्रमुख हिस्सों में फर्क करते हैं। मरु यानी पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल, मेरु यानी अरावली पर्वतमाला के हिस्से तथा माल यानी पूर्वी राजस्थान के मैदानी व पठारी हिस्से। इन तीनों भागों में भौगोलिक अंतर के कारण जीवन यापन के तरीकों और संभावनाओं में अंतर आ जाता है। इसी तरह सांस्कृतिक दृष्टि से मारवाड़, मेवाड़, वागड़, हाड़ौती, शेखावटी, मेवात आदि अनेक क्षेत्रों को पहचान सकते हैं। इनमें भाषा है, खान पान है, संस्कृति है, सामाजिक ढांचों व रीति रिवाजों में काफ़ी अंतर है। इन क्षेत्रों के अंदर भी अनेक छोटे समुदाय रहते हैं जो एक वृहद समाज के अंतर्गत होते हुए भी अपनी विशिष्ट संस्कृति और धर्म का अनुकरण करते हैं। सदियों के साथ रहने के कारण अलग धर्म के होने के बावजूद लोगों के रीति रिवाज, धार्मिक विश्वासों आदि पर एक दूसरे का प्रभाव पड़ा है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, शहरों में कामकाजी बच्चों का बचपन कैसा होता है, स्पष्ट कीजिए। तो शहरों में कामकाजी बच्चों का बचपन, उनकी शिक्षा किस प्रकार संपन्न होती है, क्या वो शिक्षा से
दूर हो जाते हैं, वांछित रहते हैं। उनके जीवन से संबंध के अनुभव उनके जीवन से रिलेटेड प्रश्न भी आ सकता है। पारंपरिक घुमक्कड़ लोगों के अलावा जयपुर जैसे शहरों में हजारों ऐसे लोग रहते हैं जो गांव छोड़कर शहर में जीविका की तलाश में आए हैं, मगर उन्हें कहीं भी स्थायी काम नहीं मिलता। जयपुर में किए गए एक अध्ययन के कुछ अंश देखें। रामबाग सर्किल है, टोंक रोड है, अम्बाबाड़ी है, ज्योति नगर और अजमेर रोड के फुटपाथ पर रहने वाले लोग। ये लोग लोहे का काम, मूर्तियाँ बनाने का काम, सुथारी, कुत्ते बेचना, दिहाड़ी मजदूरी करना और कचरा बीनने का काम करते हैं। वे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के विविध जिलों से आए हैं। जयपुर आने के पीछे प्रमुख कारण है कि गांव में उनके पास कोई ज़मीन नहीं थी और जयपुर में कुछ रिश्तेदारों के काम करने की जानकारी थी। आसपास कोई विद्यालय नहीं है तो वे अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करा पाते हैं। निजी विद्यालय हैं लेकिन वे बहुत अधिक फीस मांगते हैं। वे तंबुओं में 10 साल से भी अधिक समय से बिना किसी बुनियादी नागरिक सुविधा के रहते हैं। वे लगातार इस डर के साथ रहते हैं कि कब नगरपालिका के अफसर उन्हें वहां से खदेड़ देंगे। ऐसे कई एग्जाम्पल शायद हमारे देश के हर शहर में मिल जाएंगे। फुटपाथ पर या खाली सरकारी ज़मीन पर गांव से पलायन करने आने वाले परिवार के साथ रहते हैं और तरह तरह के काम करके अपनी जीविका जुटाने की कोशिश करते हैं। इन पर भूख है, बेरोजगारी है, बीमारी और बेदखली का साया हमेशा मंडराता रहता है। इनके बच्चे अपने अभिभावकों के साथ काम करते हैं या फिर सड़कों के किनारे खेलते हैं या फिर समीर की तरह छोटी छोटी चीज़ें बेचने का काम करते हैं। विद्यालय उनकी पहुंच के बाहर रहता है। दोस्तों, विद्यालय जाते भी हैं तो वहां का पाठ्यक्रम उनके अनुभव और ज़रूरतों के अनुरूप नहीं बन पाता है। आपको पता ही होगा दोस्तों कि शहर में रहने वाले इन लोगों ने इन भले मानस और गरीब बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया है। शहर के लोग भले ही इन लोगों की बस्तियों को है नज़र से देखें, मगर इन लोगों के योगदान के बिना शहरों का काम नहीं चल सकता। छोटे बड़े मेहनत के काम, साफ सफाई, ठेलों पर बिकते सामान, तीज त्योहार में लगती दुकानें, ये सब इन लोगों की ही बदौलत ही हो पाता है। दोस्तों, इन गरीब लोगों के बिना शहरों की आर्थिक स्थिति, शहरों का कार्य प्रगति ठप हो जाती है। तो आगे हम चलते हैं। विविधता एक चुनौती भी है और एक संसाधन भी है। कक्ष में आपके विविधता एक चुनौती भी है और एक संसाधन के तौर पर भी है। तो पढ़ते हैं इसमें। ऊपर हमने हमारे समाज की विविधता के कुछ उदाहरण देखे। कुछ पारंपरिक विविधताएं थी जैसे सपेरे या गडुलिया, लुहार या भाट। कुछ गाँवों के अंदर और गाँवों के बीच के अंतर थे। कुछ शहरों में जीविका की तलाश में आने वालों से संबंधित थे। इनके अलावा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर जैसे शहरों में पूरे देश से आकर लोग बाग बसे हुए हैं मिलते हैं, जो कश्मीर से तमिलनाडु और कच्छ से नागालैंड तक के राज्यों से आए हैं, अर्थात संपूर्ण भारत माता से आए हैं। ये लोग फुटपाथ से लेकर बड़ी कोठियों में रहकर जीवन गुजारते हैं। उनकी भाषा, विचार, धर्म, तीज त्योहार, खान पान धीरे धीरे राज्य की संस्कृति के अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। राजस्थान के इसी तरह के विभिन्न समुदाय, चाहे वे मारवाड़ी या जैन व्यापारी हो या गडुलिया, लोहार या भेड़ चराने वाला या अन्य समुदायों के हो, वे भारत के अन्य भागों में जाकर बसे हैं और अपना जीवन चला रहे हैं। एक दृष्टि से सामाजिक विविधता हम सबके जीवन को समृद्ध भी करती हैं, जैसे खान पान है, विचार हैं, कपड़े हैं, भाषा है आदि। हम एक दूसरे से सीखते हैं और जो अच्छा लगता है, जो उपयोगी लगता है, उसे अपनाते हैं। हमारे सामने सोचने व अनुभव के नए दरवाजे खुल जाते हैं। लेकिन एक और दृष्टि से विविधता हमारे सामने कई चुनौतियाँ भी पेश करती हैं। विविधता को निभाना आसान नहीं है। अलग विचार और रीति रिवाज वालों को समझ पाना और उन्हें स्वीकार कर लेना और उनके जीवन के लिए ज़रूरी व्यवस्थाएं बनाना आसान नहीं है। लेकिन आज के युग में हर तरह के विचार, लोग, सम्मान, पूंजी की बेरोक टोक, दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आने जाने की छूट है। अतः बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम विविधता का लाभ उठाएं और उसे संभव बनाने के लिए जरूरी प्रयास भी करें। इस प्रक्रिया में विविध समुदायों के बारे में पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं से उबरने का प्रयास करना होगा। दोस्तों, इसमें यह भी प्रश्न दिया जा सकता है कि समाज में विविधता है, उससे संबंधित पूर्व धारणा व रूढ़िबद्ध धारणा क्या है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, गरीब तबके के लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, यह पूर्वाग्रह है। जबकि गरीब बच्चों के अभिभावक उनके पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा सतर्क हो चुके हैं आजकल।
लड़कियां गणित में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती, यह भी पहले की धारणा है, बनी बनाई धारणा है, रूढ़ी है। अगला है जनजातीय समुदाय के बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, यह भी बनी बनाई धारणा है, बल्कि उनमें पढ़ने के प्रति जिज्ञासा बढ़ी है आधुनिक काल में। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग अच्छे प्रशासक नहीं हो सकते, यह भी प्राचीन रूढ़िबद्ध धारणा है। अगली, कोचिंग के बगैर प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्थान प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोचिंग के बिना भी आप अच्छे से अच्छा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा स्थान प्राप्त कर सकते हो। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई किए बगैर जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। किसी एक भाषा का महत्व इतना नहीं है कि उनके बिना हमारा जीवन अधूरा है। दोस्तों अंग्रेजी नहीं तो दूसरी भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो हमारे जीवन को संवार सकती हैं। अगला है जाति के लोग कंजूस होते हैं, जाति के लोग साहसी होते हैं। ये पूर्व धारणा, ये रूढ़िबद्ध धारणा गलत है, बनी बनाई धारणा गलत है, जो कि अपने मन में बिठा लेते हैं तो उसका टस से मस नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि आमतौर पर लोग दूसरे सामाजिक समूहों के बारे में ज़्यादातर पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। हम सब एक समुदाय के सदस्य के रूप में पले बड़े होते हैं, जिससे हम अपने समुदाय, जाति, वर्ग या लिंग के बारे में ही नहीं बल्कि इसके अलावा दूसरों के बारे में भी धारणा बनाते हैं। ये धारणाएं पूर्वग्रहित या रूढ़िबद्ध हो सकती है। पूर्वाग्रह एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्वकल्पित विचार या व्यवहार होता है। इस शब्द का अक्षरशः अर्थ पूर्व निर्णय है, अर्थात वह धारणा जो बिना विषय को जाने और बिना उसके तथ्यों को परखे शुरुआत में ही बना ली जाती हैं। एक पूर्वग्रहित व्यक्ति को पूर्वकल्पित विचार, सबूत, साक्ष्यों के विपरीत सुनी सुनाई बातों पर आधारित होते हैं। ये नई जानकारी प्राप्त करने के बावजूद बदलने से इनकार करते हैं। पूर्वाग्रह सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। जैसे ज़्यादातर ये शब्द नकारात्मक रूप में लिए गए पूर्व निर्णयों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यह स्वीकारात्मक पूर्व निर्णयों पर ही लागू होता है। उदाहरणतः एक व्यक्ति अपनी जाति और समूह के सदस्यों के पक्ष में पूर्वग्रहित हो सकता है और उन्हें बिना किसी सबूत के दूसरी जाति या समूह के सदस्यों के श्रेष्ठ मान सकता है। पूर्वाग्रह ज़्यादातर एक समूह के बारे में अपरिवर्तनीय, कठोर और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर आधारित होते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं ज़्यादातर नरजातीय और प्रजातीय समूहों द्वारा महिलाओं के बारे में प्रयोग की जाती है। भारत जैसे देश में जो बहुत समय तक एक उपनिवेश रहा है, कई रूढ़िबद्ध विचार औपनिवेशिक काल की देन ही है। कुछ समुदाय वीर प्रजाति की संज्ञा दी गई तो कुछ को कायर और पौरुषहीन को और कुछ को दगाबाज कहा गया। कई समुदायों को अपराधी समुदाय संज्ञा दी गई। अंग्रेजी व भारतीय भाषाओं की कथाओं में हम कई बार पाते हैं कि पूरे के पूरे समुदाय को आलसी या चालाक कहा जाता है। यही सही है कि कुछ व्यक्ति किसी समय आलसी, चालाक, बहादुर या कायर हो सकते हैं, किंतु ऐसा सामान्य कथन किसी समूह के कुछ व्यक्तियों के बारे में सच हो सकता है पर पूरे समुदाय के लिए नहीं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी ये हमेशा सच नहीं होता। वही व्यक्ति भिन्न समयों पर आलसी और परिश्रमी हो सकता है। रूढ़िबद्ध धारणा पूरे समूह को एक समान श्रेणी में स्थापित करती है और इस धारणा के अंतर्गत व्यक्तिगत समयानुरूप या परिस्थिति अनुरूप भिन्नता को भी नकार दिया गया है। इसके अनुसार पूरे समुदाय को केवल एकल व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, मानो उनमें एक सम्मान विशेषता या सम्मान गुण हो या सम्मान दोष हो। जरूरी नहीं है कि जो एक समुदाय का एक व्यक्ति में दोष है वही दोष पूर्ण समुदाय में भी हो। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार आ सकता है कि आपके कक्षा में विविधता है, हर छात्र हर श्रेणी के बच्चे हैं, तो आप इस विविधता को किस रूप में देखोगे, संसाधन के रूप में या चुनौती के रूप में? तो देखिएगा, हम किसी विद्यालय की कक्षा का उदाहरण ले रहे हैं। कक्षा में कई तरह के बच्चे कई तरह की सामुदायिक पृष्ठभूमि और अनुभव लेकर आते हैं। आमतौर पर कक्षा में हम उनके इन अनुभवों का उपयोग नहीं कर रहे। हम केवल मस्तिष्क को ज्ञान का स्रोत मानकर बच्चों के जीवन अनुभवों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर हम बच्चों के ही प्रविधि अनुभवों व क्षमताओं को विद्यालय में जगह दें और उन अनुभवों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयास करें तो शायद हमारे हाथ एक बहुत बड़े खजाने की कुंजी आ जाएगी। इसका मतलब है दोस्तों, जो जिस समुदाय से बच्चा आ रहा है उनके अनुभवों एक्सपीरियंस का भी हम उपयोग करें। अब अगला प्रश्न है कि विविधता संसाधन के रूप में कैसे? आप विविधता को संसाधन कैसे मान सकते हो?
अनुकूल कैसे बना सकते हो। मान लीजिए कि आपके कक्षा में नपाई सिखा रहे हैं और आपके कक्षा में कुछ दर्जी परिवार की लड़कियां हैं और कुछ ईंट भट्टों में काम करने वाले बच्चे हैं और उनके मन के तराशने वाले बच्चे भी हैं। उन्हें नपाई सिखाने के समय आप कपड़े सिलने में किस तरह की नपाई करते हैं, ये किन इकाइयों में होती हैं आदि पर उन्हीं बच्चों से जानकारी ले सकते हो सकता है कि वे कुर्ते या सलवार के लिए नपाई कैसे लेना चाहिए ये पूरी कक्षा को सिखा सकते हैं। इसी तरह ईंट भट्टों के बच्चों से आप ईंटों की लंबाई चौड़ाई की जानकारी ले सकते हो और ये भी पता कर सकते हो कि एक ईंट बनाने के लिए अंदाजन कितनी मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। मन के तराशने वाले बच्चों से हम बहुत बारीक नपाई की इकाइयों के बारे में जान सकते हैं। हो सकता है कि आपके कक्षा में इस तरह के बच्चे हो जो नपाई के अन्य प्रकारों का उपयोग अपने जीवन में काम में करते हो या घर पर देखते हो। उन बच्चों से उनके बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। दोस्तों, ये संसाधन के रूप में इस प्रकार विविधता काम आती है कि उनके अनुभवों से हम संपूर्ण समुदाय सीख सकता है। अब क्या सभी बच्चों के जीवन में सीखने की क्षमता पर विश्वास करना चाहिए। हमें सभी बच्चे सीख सकते हैं, उनकी क्षमता पर हमें विश्वास होना चाहिए। जब शिक्षण का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान को याद करवाना हो तो अक्सर शिक्षक और बच्चे दोनों में एक विश्वास की कमी आ जाती है। बच्चे ये सोचने लगते हैं कि ये तो बहुत कठिन और अलग बातें हैं, न ही ये हमारे मतलब की हैं, न ही ये उन्हें समझ आ सकते हैं। दूसरी ओर शिक्षक भी ये सोचते हैं कि ये बच्चे इन बातों को सीख कर क्या करेंगे, इसे समझने या उपयोग करने के लिए उनके घरों में माहौल ही नहीं है। इस विश्वास की कमी के कारण शिक्षकों व बच्चों में पढ़ने पढ़ाने में अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इससे बच्चों के सीखने पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत अगर शिक्षक ये प्रयास करे कि बच्चों के अनुभवों व उनकी घरेलू जानकारियों को कक्षा में उपयोग करे तो इस स्थिति में खासा अंतर आ सकता है। इससे विषय वस्तु दूर की बात न रहकर सब बच्चों के जीवन से जुड़ सकती है और हर एक बच्चा दूसरों के अनुभव से विषय वस्तु की गहराई और विस्तार को समझ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर बच्चा व शिक्षक अपने सीखने व सिखाने की क्षमता में विश्वास कर सकता है। अब अगला प्रश्न हमारी रिलेटेड होगा विविधता, विषमता, भेदभाव और बहिष्कार से। तो दोस्तों, समाज में हर इंसान की कुछ बुनियादी ज़रूरतें होती हैं, जैसे पर्याप्त पोषण है, कपड़े, मकान, बीमार पड़ने पर इलाज आदि। इंसान और समाज का साझा दायित्व है कि उसकी ये ज़रूरतें पूरी हो। लेकिन कोई भी पुरुष या महिला केवल रोटी खाने के लिए नहीं जीते, बल्कि वे जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं। आप भी जैसे कुछ करना चाहते हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, इनके लिए पर्याप्त मौके हर इंसान को मिले, यह समाज को सुनिश्चित करना होता है। किसी भी व्यक्ति के सामने अपने जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को व्यक्त करने के लिए, समाज में अपनी खास भूमिका को सुनिश्चित करने के लिए कितने विकल्प मौजूद हैं, कितने अवसर उपलब्ध हैं, इस बात से हम उस समाज व व्यक्ति की स्वतंत्रता व क्षमता का आकलन कर सकते हैं। इन अवसरों को हासिल करने के लिए व्यक्ति को परिश्रम तो ज़रूर करना होगा, मगर उससे भी पहले उस व्यक्ति के सामने कितने विकल्प हैं जिनमें से उसे चुनाव करना है, यह महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कि मैंने ये जाना ही नहीं कि चूल्हा चौका संभालना, पानी भरना, बच्चे पालना व रंगोली बनाने के अलावा भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, जैसे डांसर बन सकते हैं, पेंटर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, खगोल शास्त्री बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, हवाई जहाज उड़ाना आदि मैं कर सकती हूँ। तब मेरे पास चुनने के लिए इतना ही बचता है कि मैं सब्जी छौंक कर बच्चे को नहलाऊँ या फिर कपड़े धोकर नहलाऊँ। यानी पहले उस व्यक्ति का चुनाव करने के लिए प्रयुक्त विकल्प होने चाहिए। फिर मान लो मैं एक राह चुनती हूँ तो उसके लिए क्षमताएं हासिल करने के भी मौके होने चाहिए। मुझे इंजीनियर बनना हो तो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज उपलब्ध होने चाहिए। अगर वहाँ पढ़ने के लिए फीस लगती है तो मेरे पास संसाधन होना चाहिए। और फिर समाज इस मानसिकता का शिकार न हो कि इंजीनियरिंग लड़कियों के लिए नहीं है। तो दोस्तों, पढ़ने के लिए और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे मौके और अवसर तलाशने पड़ते हैं और उसमें समाज का अहम योगदान होता है कि वो ऐसे अवसर बनाए। एक व्यक्ति अपनी पसंद से तय करता है कि वह दिन में 2 रोटी ही खाएगा, ये उसकी स्वतंत्र इच्छा है। लेकिन अगर ये सामाजिक व्यवस्था के आधार पर तय होना है कि इसे तो 2 रोटी ही खानी चाहिए या फिर उसे 2 रोटियां ही मिले, तो ये उसके स्वतंत्र निर्णय को बाधित करता है कि मेरे लिए 2 रोटी ही ठीक है। तो ये वास्तव में वंचित होना है। समाज में उपलब्ध संसाधनों व अवसरों से दूर रखना ही वंचित होना है। यह इस बात का कोई महत्व नहीं है कि किसी का परिवार अमीर है या गरीब।
स्वर्ण है या अवर्ण, कोई महिला है या पुरुष, कोई दृष्टिबाधित है या अच्छे से देखने वाला। अगर समाज का संसाधन या अवसर इनमें से किसी को भी उपलब्ध नहीं है तो हम यही कहेंगे कि उस समाज में उन लोगों को अवसर से वंचित रखा जाता है। बहिष्कार की परिभाषा पूछी जा सकती है दोस्तों। किसी को वंचित रखने का तरीका आम बोलचाल में बहिष्कार भी माना जाता है, जैसे गांधी जी ने विदेशी बहिष्कार करने को कहा था। आज की स्तरीय शिक्षा महंगी है, ज़्यादातर गरीब लोग उसे हासिल नहीं कर सकते हैं, वे एक स्तरीय शिक्षा से वंचित बहिष्कृत हैं। इस कारण सामान्यतः गरीब लोग खेती, उद्योग, व्यापार, प्रशासन संभालते हैं और उच्च पदों से वंचित हो जाते हैं। समाज को अगर हम गौर से देखें तो बहिष्कार, वंचनाओं के अनेक उदाहरण हम देखने और सुनने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के कुछ स्वरूप। दोस्तों, भारत में जन्म और यही पले बड़े लोग जानते हैं कि सामाजिक विषमता व बहिष्कार जीवन की एक वास्तविकता है। हम गलतियों में और रेलवे स्टेशन फॉर्म पर भिखारियों को देखते हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को घरों, नौकर, भवन निर्माण में कार्य करते हुए, सड़क के किनारे बने ढाबों, चाय की दुकान में सफाई करने वालों और कई कार्य करने वालों के रूप में देखते। हम इन छोटे बच्चों को, जो कि नगरीय मध्यम वर्ग के घरों में घरेलू नौकर के रूप में काम करते हैं, अपने से बड़े बच्चों का विद्यालय बस्ता ढोते हुए देखकर आश्चर्यचकित नहीं होते। ये हमें एक अन्याय के रूप में महसूस ही नहीं होता कि कुछ बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। सामाजिक असमानता एवं बहिष्कार की रोजाना घटित होने वाली घटनाएं हमें स्वाभाविक बना देती हैं। हमें लगने लगता है कि ये एकदम सामान्य बात है, ये कुदरती चीज़ें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता। अगर हम असमानता कई बार कुदरती, कभी कभी अपरिहार्य नहीं भी मानते हैं, तो अभी अक्सर उन्हें उचित या न्याय संगत मानते हैं। शायद लोग गरीब अथवा वंचित इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें या तो योग्यता नहीं होती या वे अपनी स्थिति को सुधारने के लिए पर्याप्त परिश्रम नहीं करते। ऐसा मानकर हम उन्हें ही उनकी परिस्थितियों के लिए दोषी ठहराते हैं। यदि अधिक परिश्रम करते या बुद्धिमान होते तो वहाँ नहीं होते जहाँ वे आज हैं। गौर से देखने पर हम ये पाते हैं कि जो लोग समाज के सबसे निम्न स्तर के माने जाते हैं वही सबसे ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करते हैं। संपूर्ण विश्व में पत्थर तोड़ने, खुदाई करने, भारी वजन उठाने, रिक्शा या ठेला खींचने जैसे कमर तोड़ काम गरीब लोग ही करते हैं, फिर भी वे अपना जीवन शायद ही सुधार पाते हैं। ऐसा कितनी बार ही होता है कि कोई गरीब मजदूर एक छोटा मोटा ठेकेदार भी बन गया हो। दोस्तों, ये बहुत ही काम की चीज़ है, आपके लिए बहुत वैल्यूबल साबित होगी, तो जुड़े रहिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। दोस्तों, अब ये बताएंगे आपको कि सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे है। इस तरह हमारे आसपास व्याप्त विषमताएं लोगों के मेहनत न करने या बुद्धि की कमी के कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक कारणों से है। सामाजिक विषमता, असमानता सामाजिक इसलिए है क्योंकि वह व्यक्ति से नहीं बल्कि समूह से संबंधित है। ये आर्थिक नहीं है, यद्यपि सामाजिक तथा आर्थिक असमानता से सामान्यतः एक मजबूत संबंध होता है। यह व्यवस्थित एवं संरचनात्मक है, अर्थात सामाजिक असमानता का एक निश्चित स्वरूप है। सामाजिकता के इन तीनों अर्थों पर आगे संक्षेप में विश्लेषण किया जाएगा। सामाजिकता के इन तीनों अर्थों पर देखिएगा आगे। सामाजिक संसाधन या पूंजी क्या है? सामाजिक संसाधन, प्रत्येक समाज के कुछ लोगों के पास धन, संपदा, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सत्ता जैसे संसाधनों का दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा हिस्सा होता है। इस प्रकार के सामाजिक संसाधन पूंजी के तीनों रूपों में विभाजित किए जा सकते हैं। आर्थिक पूंजी, जिसे हम भौतिक संपत्ति या आय कहते हैं, जैसे जिन परिवारों के पास अधिक आर्थिक संसाधन या ज़्यादा आमदनी होती है, उनके बच्चों को अनेक प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, उनके स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के लिए अधिक बेहतर सुविधाएं मिलती हैं। यह उनकी आर्थिक पूंजी के कारण संभव हो पाता है। अगला प्रश्न सांस्कृतिक पूंजी के बारे में है। मनोदशा और शैक्षणिक योग्यता के रूप में से सांस्कृतिक पूंजी का निर्माण होता है। हम ये कह सकते हैं कि जिन जिन परिवारों की पिछली 2-3 पीढ़ियां साक्षर हैं या विद्यालय शिक्षा प्राप्त है,
तो उनके पास अधिक सांस्कृतिक पूंजी है, जबकि जिन बच्चों के माता पिता या पूर्ववर्ती पीढ़ियां विद्यालय शिक्षा से वंचित रही है उनके पास सांस्कृतिक पूंजी का अभाव है। सांस्कृतिक पूंजी के होने या न होने का सीधा असर शिक्षा और जीवन में विकास अवसरों पर पड़ता है। आगे हम देखते हैं आर्थिक पूंजी। उदाहरणतः एक संपन्न परिवार का व्यक्ति अपनी आर्थिक पूंजी के जरिए महंगी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इस तरह वे अपनी आर्थिक पूंजी को सांस्कृतिक व शैक्षणिक स्वरूप दे सकता है। उस उच्च शिक्षा की मदद से वे उच्च पद पाकर सांस्कृतिक पूंजी को आर्थिक पूंजी का रूप दे देता है। वे सांस्कृतिक पूंजी को आर्थिक रूप दे सकता है। उसी प्रकार एक अन्य व्यक्ति अपने प्रभावशाली मित्रों व संबंधियों यानी अपनी सामाजिक पूंजी समाज की पूंजी के जरिए काम का ठेका पाकर सामाजिक पूंजी को आर्थिक पूंजी में बदल सकता है। पूंजी का असमान वितरण और स्तरीकरण को समझिएगा दोस्तों। पूंजी के समान वितरण में समाज का बहुत बड़ा रोल है। सामाजिक संसाधनों तक असमान पहुंच की पद्धति ही सामान्यतया सामाजिक विषमता कहलाती है। आमतौर पर पूंजी के तीनों रूप कुछ लोगों के पास केंद्रित हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किन्हीं लोगों के पास इनमें से कोई एक तरह की पूंजी है मगर दूसरी तरह की नहीं। उदाहरण के लिए अक्सर आदिवासी समुदायों में हम देखते हैं कि उनके पास जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हुए भी एजुकेशन, हेल्थ और सामाजिक रिश्तों के अभाव में वे उन संसाधनों का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे भी कई लोगों के बारे में सुनते हैं जो धनी तो है नहीं हैं, मगर इसे समुदाय या जाति में जन्म लेने के कारण उन्हें शिक्षा सुलभ हो जाती है और सामाजिक संपर्क की मदद से वे मनचाहा काम कर पाते हैं। ऐसे में हम हमारे देश में व्याप्त जाति और जनजातीय व्यवस्थाओं के प्रभाव को बेहतर समझ सकते हैं। ये व्यवस्थाएं एक तरफ कुछ लोगों को तीनों प्रकार की पूंजी से दूर रखती हैं और दूसरी तरफ कुछ समुदायों की तीनों तरह की पूंजी तक पहुंच बनाने में अहम भूमिका निभाती है। तो दोस्तों आगे पढ़िएगा शोषण से संबंध। अक्सर बोलचाल में हम असमानता, भेदभाव और बहिष्कार को शोषण की संज्ञा दे देते हैं, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से ये उचित नहीं है। ये सही है कि इन सब का आपस में गहरा संबंध है, ये एक साथ प्रकट होते हैं और आमतौर पर एक दूसरे को मजबूती प्रदान करते हैं, लेकिन शोषण को अलग से भी समझने की आवश्यकता है। शोषण शब्द का उपयोग हम उस संदर्भ में करते हैं जहाँ एक व्यक्ति या समूह के श्रम या संसाधन का कोई अन्य व्यक्ति या समूह बिना उचित भुगतान किए ले जाता है। इसका एक सरल उदाहरण है बेगार प्रथा, जो हमारे राज्य में स्वतंत्रता से पहले व्यापक रूप में पाई जाती थी। समाज के उच्च जाति के जमींदार या भूमियाँ निम्न जाति के लोगों से बिना किसी भुगतान के काम करवा सकते हैं, जैसे जलाऊ लकड़ी लाना है, सामान ढोना है, मरम्मत के काम करना है, शादी आदि में मदद करना है। इससे लोगों को केवल शारीरिक श्रम ही नहीं करना पड़ता बल्कि अपमान भी सहना पड़ता है। इस प्रथा के खिलाफ देश भर की रियासतों में संघर्ष हुआ। इसके परिणाम स्वरूप देश में स्वतंत्र होते ही इस प्रथा को कानूनन खत्म कर दिया गया। तो दोस्तों शोषण के विरुद्ध कानून द्वारा अधिकार दिया गया है। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपने सामाजिक स्तरीकरण। दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस इकाई का, जो कि आने की बहुत संभावना है। आगे इसके संबंध में हम और भी पढ़ेंगे। सामाजिक स्तरीकरण से संबंधित हम कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के विचारों से भी अवगत होंगे। वे व्यवस्था जो किसी समाज में लोगों का वर्गीकरण करते हुए एक ऊंच नीच की संरचना में उन्हें श्रेणीबद्ध करती है, उसे समाजशास्त्री सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। यानी सामाजिक व्यवस्था किसी को ऊंचा या किसी को निचला स्थान देती है। यह ऊंच नीच की संरचना लोगों की पहचान एवं अनुभव, उनके दूसरों से संबंध तथा साथ ही संसाधनों व अवसरों तक उनकी पहुंच को निर्धारित करती है। सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत। दोस्तों सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत देखिए। सामाजिक स्तरीकरण व्यक्तियों के बीच की विविधता की उपज न होकर समाज की एक विशिष्टता है। सामाजिक स्तरीकरण समाज में व्यापक रूप से पाई जाने वाली व्यवस्था है जो सामाजिक संसाधनों को लोगों की विविध श्रेणियों में असमान रूप से बांटती है। यानी लोग अपनी क्षमताओं या परिश्रम के कारण नहीं बल्कि समाज में अपनी हैसियत के अनुरूप संसाधनों पर अधिकार पाते हैं। अगला सिद्धांत है सामाजिक स्तरीकरण पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहता है, अर्थात वंशानुगत। ये परिवार और सामाजिक संसाधनों की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में विरासत के रूप में हस्तांतरित होता है। एक व्यक्ति के सामाजिक स्थिति प्रदत्त अर्थात अपने आप मिली हुई होती है, अर्थात बच्चे अपने माता पिता की सामाजिक स्थिति को पाते हैं। जाति व्यवस्था के अंदर जन्म ही व्यवसायिक अवसरों को निर्धारित करता है।
सामाजिक स्तरीकरण को विश्वास या विचारधारा द्वारा समर्थन मिलता है। सामाजिक स्तरीकरण की कोई भी व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चल सकती जब तक कि व्यापक तौर पर ये माना न जाता हो कि वे या तो न्यायसंगत या अपरिहार्य है। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था को धार्मिक या कर्मकांडीय दृष्टिकोण से शुद्धता एवं अशुद्धता के आधार पर न्यायोचित ठहराया जाता है, जिसमें जन्म और व्यवसाय की बदौलत ब्राह्मणों को सबसे उच्च स्थिति और दलितों को सबसे निम्न स्थिति दी गई है। यद्यपि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति असमानता की इस व्यवस्था को ठीक मानता है। ज़्यादातर लोग इन्हें अधिक सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हैं, वही सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था जैसे जाति तथा प्रजाति का जोरदार समर्थन करते हैं। दोस्तों, वीडियो लंबा होगा इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैं कंटेंट को छोड़ नहीं सकता क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। सामाजिक स्तरीकरण के बारे में हम कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर के विचारों से अवगत होते हैं। इससे पहले हमने समाज में मौजूद असमानताओं के बारे में पढ़ा। इन असमानताओं को हम कैसे समझें, इनकी सामाजिक बदलाव में क्या भूमिका है, ऐसे कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें कुछ समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का समझना होगा। चलिए हम स्तरीकरण के बारे में दो महान विचारकों के विचार पर चर्चा करते हैं। सामाजिक स्तरीकरण पर जिन विचारकों ने अध्ययन किया है उनमें से प्रमुख हैं कार्ल मार्क्स 1818 से 1881 और मैक्स वेबर 1864 से 1920। इन दोनों ने सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन करते हुए आधुनिक समाजशास्त्र की नींव रखी। सामाजिक स्तरीकरण अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अन्य प्राणियों की तरह मनुष्य प्रकृति का दोहन तो करता है मगर उसमें इसकी काया पलट की शक्ति भी होती है। इसका सीधा सा संबंध यह है कि मनुष्य में अपनी आजीविका के साधन उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इसलिए मार्क्स अपनी पुस्तक जर्मन आइडियोलॉजी में कहते हैं, मनुष्य जैसे ही अपने जीवन निर्वाह के साधन उत्पन्न करने लगता है वह अपने आप को पशुओं से अलग करके देखने लगता है। जीवन निर्वाह के वास्तविक साधन उत्पन्न करके मनुष्य परोक्ष रूप से अपने वास्तविक भौतिक जीवन का सृजन करता है। इसी उत्पादन के जरिए ही मनुष्य का विकास हुआ, लेकिन मनुष्य ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि वह मनुष्य समुदाय में रहता है और सामूहिक रूप से श्रम करता है। कार्ल मार्क्स ने कुछ श्रम का विभाजन किया है, वो इस प्रकार है। प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी के विकास के जरिए मनुष्य ने कृषि को उन्नत किया और इससे उसने स्थायी रूप से बसे समुदायों का निर्माण किया। उत्पादन के बढ़ने पर यह समुदाय अपनी आवश्यकताओं से अधिक उत्पन्न करने लगे। इस अतिरिक्त उत्पादन के फलस्वरूप उन लोगों का निर्वाह करना संभव हो गया जो भोजन के उत्पादन से जुड़े नहीं थे। आरंभिक समाजों में सभी लोग एक प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते थे जो उनके अस्तित्व के लिए ज़रूरी था, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। अधिक उत्पादन से सब कुछ लोगों ने भोजन उत्पन्न किया जो सभी के भरण पोषण के लिए प्रयुक्त था, तो अन्य लोग उस दूसरी गतिविधियों में लग गए। इसे श्रम का विभाजन कहा गया। इसी के साथ शुरू होता है महिला व पुरुषों में भेद और क्रमशः सामाजिक विकास के साथ परिवार आदि संस्थाओं का विकास, जिन्होंने महिलाओं और पुरुषों के अधीन बनाया। जैसे जैसे उत्पादन जटिल होता गया वैसे वैसे कुछ लोग संयोजक की भूमिका अदा करने लगे और समय के साथ उत्पादन के साधनों पर अधिकार जमा लिया। इस तरह जो संसाधन अभी तक सभी के सामूहिक स्वामित्व में थी वे अब चंद ही लोगों के हाथों में चले गए, जिससे प्राइवेट प्रॉपर्टी की अवधारणा उत्पन्न हुई। इसके बाद सभी लोगों के हित साझे नहीं रहे, हितों में अब तरह तरह के अंतर आ गए। इस प्रकार व्यक्तियों के निजी हित सामुदायिक हितों से बिल्कुल भिन्न हो गए। मानव समाज में निजी संपत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले विषमता से वर्गों का निर्माण होता है। यही वर्ग सामाजिक स्तरीकरण का आधार बनते हैं। सभी स्तरित समाजों में मोटे तौर पर प्राय दो समूह मिलते हैं, शासक वर्ग और शासित वर्ग। इसके फलस्वरूप इन दोनों वर्गों के बीच अपने अपने हितों को लेकर बुनियादी द्वंद्व उत्पन्न होता है। मार्क्स कहते हैं कि समाज की विभिन्न संस्थाएं जैसे कानूनी और राजनीतिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं, धर्म इत्यादि असल में शासक वर्ग के वर्चस्व का माध्यम है और ये उनके हितों को साधने का काम करती हैं। आइए अब ये जानें कि वर्ग का क्या मतलब है। तो इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को देखते रहिए। वर्ग और स्तरीकरण के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार पढ़ते हैं। मार्क्स ने स्तरीकरण की सभी प्रणालियों में दो मुख्य स्तरों के लिए वर्ग शब्द का प्रयोग किया है। जैसा कि हमने पीछे उल्लेखित किया है कि सभी स्तरित समाजों में मुख्यतः दो बड़े सामाजिक समूह होते हैं, एक शासक वर्ग और एक दूसरा शासित वर्ग। उत्पादन के साधनों पर अधिकार करने से शासक वर्ग को शक्ति या सत्ता हासिल होती है।
इस तरह वे अन्य वर्गों के श्रम के फल को हथिया लेने में सक्षम रहता है। मार्क्स के अनुसार स्तरीकरण की व्यवस्था उत्पादन की शक्तियों पर सामूहिक समूहों के संबंध में उत्पन्न होती है। वर्ग की उन्होंने जो परिभाषा दी है उसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। इस परिभाषा के अनुसार वर्ग आधारित समाज में दो मुख्य समूह होते हैं, जिनमें से एक उत्पादन और जीविका के साधनों पर अधिकार किए रहता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था में से विशिष्ट दर्जा हासिल होने के कारण ये वर्ग अन्य वर्ग के श्रम के फल को हथिया पाता है। इस प्रकार वर्ग एक सामाजिक समूह है जिसके सदस्यों का उत्पादन शक्तियों से एक सादा संबंध होता है। एक और वे वर्ग होता है जिसके पास उत्पादन के साधन हैं, और दूसरी ओर वे वर्ग जो उस साधन के साथ काम करके उत्पादन करता है। दोनों वर्गों के बीच के रिश्ते को मार्क्स उत्पादन का रिश्ता कहते हैं। आगे मार्क्स की इस परिभाषा से हमें वर्ग का एक और पहलू यह दिखाई देता है कि वर्ग एक दूसरे के विरोध में खड़े होते हैं, मगर साथ साथ वर्गों में परस्पर निर्भरता का संबंध भी होता है। अगर एक वर्ग उत्पादन के साधनों पर अपने अधिकार के बुत्ते दूसरे वर्ग के श्रम को हथिया सकता है, तो इसका यही मतलब है कि दोनों वर्ग एक दूसरे पर निर्भर तो हैं ही, मगर वहीं वे परस्पर विरोधी भी हैं। वर्गों के बीच ये संबंध एक परिवर्तनकारी संबंध है जिसकी परिणति सामाजिक परिवर्तन में होती है। वर्ग और सामाजिक बदलाव क्या है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग मार्क्स के अनुसार समाज का विकास वर्ग संघर्ष के प्रक्रिया के जरिए होता है। एक वर्ग का किसी अन्य वर्ग पर प्रभुत्व होने के कारण ही वर्ग द्वंद्व उत्पन्न होता है। इस द्वंद्व का एक परिणाम ये भी होता है कि उत्पादन के तरीकों में और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आने लगता है। इसके कारण उत्पादन की प्रक्रिया भी विकसित होती है, जिससे वर्गीय ढांचे में भी परिवर्तन आ जाता है। क्योंकि उत्पादन तकनीकों में वृद्धि होने के कारण मौजूदा वर्ग अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं। इससे नए वर्गों की रचना होती है जो पुराने वर्गों का स्थान ले लेते हैं। इससे वर्ग संघर्ष नया रूप लेता है। सामंती युग में जमींदार और किसान मुख्य वर्ग थे, जबकि आधुनिक औद्योगिक युग में पूंजीपति और मजदूर प्रमुख वर्ग हैं। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष और सामाजिक बदलाव में वर्ग चेतना और विचारधारा का बहुत महत्व है। मार्क्स कहते हैं कि अगर श्रमिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि वे इस बात से अनभिज्ञ रहे कि उनके वर्ग हित अन्य वर्ग पूंजीवादी वर्ग के हितों के प्रतिकूल हैं। उन्होंने कहा है कि पूंजीवादी उत्पादन एक ऐसा श्रमिक वर्ग खड़ा करता है जो उसको दी गई शिक्षा, परंपरा आदि के प्रभाव में अपने ही शोषण को स्वाभाविक प्रकृति सम्मत मानता है। लेकिन वर्ग चेतना के विकास होने पर वर्ग संबंधों की ये गतिहीन प्रकृति एक गतिशील और परिवर्तनकारी स्वरूप धारण कर लेती है। वर्ग चेतना के बिना श्रमिक वर्ग एक सचेत वर्ग के रूप में काम नहीं कर पाता है, लेकिन जब अपने संघर्ष में पूंजीवादी के खिलाफ संगठित हो जाता है तो ये अपने हित के लिए संघर्षरत एक वर्ग का स्वरूप धारण कर लेता है। जिन हितों की ये रक्षा करता है वे उस वर्ग के हित बन जाते हैं। शिक्षा वर्ग चेतना के विकास में सहायक या बाधक बन सकती है। एक तरफ पूंजीपतियों का हित इस बात में है कि मजदूर अपने हालत को स्वीकार कर ले, और दूसरी ओर मजदूरों की ज़रूरत यह है कि वे इस द्वंद्व को समझे। इस तरह शिक्षा में भी अलग अलग धाराएं उभरती हैं जो वर्ग चेतना को आगे बढ़ाती हैं या उसे कमज़ोर करके दूसरी तरह की सोच जैसे जाति, क्षेत्र, धर्म, क्षेत्रीयता या राष्ट्रवाद को बढ़ावा देती है। सामाजिक स्थिरीकरण। अब मैक्स वेबर के विचार पढ़ेंगे। ये पहले कार्ल मार्क्स के विचार थे। मैक्स वेबर का समाजशास्त्र के संस्थापकों के रूप में माना जाता है। मार्क्स के तरह वेबर का भी मानना था कि वर्ग ही समाज में स्थिरीकरण का बुनियादी रूप है। उन्होंने वर्ग की व्याख्या मार्क्सवादी कसौटी मुख्य संपत्ति के स्वामित्व के रूप में की। वर्ग और जीवन अवसर। मैक्स वेबर ने कहा, वर्ग के एक अन्य पहलू को महत्व दिया, वह है जीवन अवसर। इस शब्द का अर्थ उन अवसरों से हैं जो किसी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष को अपने जीवन के विभिन्न चरणों में मिलते हैं। एक श्रमिक के परिवार में जन्म लेने वाले व्यक्ति को एक खास किस्म की शिक्षा मिलती है जो उसे विशिष्ट कार्य के लिए सक्षम बनाती है। यह शिक्षा उतनी महंगी या गहरी नहीं होगी जो उच्च वर्गीय परिवारों में जन्मे बच्चों को मिलती है। इसलिए रोजगार के अवसर दोनों के लिए एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उनकी भिन्न पारिवारिक पृष्ठभूमि भी उन्हें भिन्न वर्गों का हिस्सा बनाती है। ठीक यही पैटर्न हमें उनके सामाजिक व्यवहार और विवाह में मिलता है।
श्रमिक वर्ग की पृष्ठभूमि का व्यक्ति अधिकतर अपने वर्ग के अन्य सदस्यों से ही परस्पर व्यवहार करता है, जबकि उच्च मध्यम वर्ग की पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के परिचित मित्र अपने वर्ग के ही लोग होंगे। इस प्रकार वेबर के अनुसार जीवन अवसर वर्ग निर्माण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जीवन अवसरों का विवेचन करते समय वेबर ने व्यक्ति की बजाय समूह या समुदाय पर बल दिया था। उनका कहना था कि वर्ग का निर्धारण करते समय हमें समूह के जीवन अवसरों को देखना होगा, न कि समूह के भीतर अलग अलग व्यक्तियों के जीवन अवसरों को। एक समूह के रूप में वर्ग का ये अति महत्वपूर्ण पहलू है। यह संभव है कि एक व्यक्ति के जीवन अवसर दूसरों से बिल्कुल भिन्न हो। उदाहरण के लिए किसी कामगार का बच्चा अपने वर्ग के अवरोधों को पार कर सकता है, उसे बेहतर शिक्षा और ऐसा रोजगार मिल सकता है जो उसके संगी साथियों को प्राप्त अवसरों से भिन्न हो। एक उद्योगपति का बेटा अपनी योग्यता या अन्य स्थितियों के चलते श्रमिक बन जाता है, मगर ऐसा अपवाद स्वरूप ही होता है। उनके विचारों में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक ही वर्ग के सदस्यों के लिए जीवन अवसर समान होते हैं। यही उस वर्ग को स्थायित्व प्रदान करता है, क्योंकि आगे की पीढ़ी के अनुसार जीवन अवसरों की परिभाषा उपलब्ध आर्थिक और सांस्कृतिक वस्तुओं को आपस में बांटना है, जो भिन्न समूहों को भिन्न भिन्न तरीके से सुलभ हो। किसी व्यक्ति को उपलब्ध होने वाले जीवन अवसर मोटे तौर पर बाजार में उनकी स्थिति से तय होते हैं। एक श्रमिक का बेटा श्रमिक ही बनता है क्योंकि उसकी पृष्ठभूमि के अनुसार यही उसके लिए सबसे उपयुक्त विकल्प है। संपत्तिहीन लोगों के लिए बाजार स्थिति और महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि उन्हें मुख्यतः सेवाओं के उत्पादन पर ही निर्भर रहना पड़ता है, जिसका कारण ये है कि उनके पास सिर्फ अपनी प्रवीणता या कुशलता होती है। अपने अस्तित्व के लिए उनके पास अपनी प्रवीणता को बेचने के अलावा कुछ भी नहीं होता, मगर वही संपत्ति के स्वामी अपने उत्पादक संपत्ति से होने वाली आमदनी पर आश्रित रह सकते हैं। इस प्रकार वेबर के अनुसार वर्ग के दो बुनियादी पहलू हैं। पहला यह एक वस्तु श्रेणी है। उत्पादक संपत्ति पर सदस्यों के अधिकार एक विशेष वर्ग के सभी सदस्यों को समान जीवन अवसर उपलब्ध करा के उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। व्यक्तियों के जीवन अवसर पर उन लोगों के लिए बाजार स्थिति पर निर्भर करते हैं जो उत्पादक संपत्ति के स्वामी नहीं हैं। जिन लोगों के पास ऐसी संपत्ति है, उनके जीवन अवसर उत्पादकता के स्वामित्व से तय होते हैं। अपनी इस परिभाषा के आधार पर वेबर ने पूंजीवादी समाज को 4 वर्गों में बांटा है। ये वर्ग इस प्रकार हैं। उच्च वर्ग, जिसमें वे लोग आते हैं जिनके स्वामित्व या अधिकार में उत्पादक संपत्ति है। ये वर्ग मार्क्स के बुर्जुआ पूंजीवादी वर्ग के समान है। सफ़ेद पोश श्रमिक, वाइट कॉलर वर्कर्स, इस वर्ग में बौद्धिक श्रम करने वाले लोग शामिल हैं, जैसे प्रबंधक, प्रशासक, पेशेवर, प्रोफेशनल इत्यादि लोग। लघु संपत्ति वाले इस वर्ग में स्वरोजगार में लगे लोग शामिल हैं, दुकानदार, छोटे व्यापारी, डॉक्टर, वकील इत्यादि। अंतिम वर्ग है शारीरिक श्रमिकों का वर्ग। ये लोग दिहाड़ी या वेतन के बदले में अपना शारीरिक श्रम बेचते हैं। श्रमिक वर्ग को वेबर ने इसी वर्ग में शामिल किया है। इस प्रकार वेबर ने मार्क्स के 2 वर्गीय मॉडल के विपरीत समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। हालांकि वेबर ने वर्ग संरचना का जो आधार ढूंढा वह मार्क्स के जैसा ही था, मगर समाज के वर्गों के प्रकार को लेकर उनका नज़रिया मार्क्स से भिन्न था। इस वर्गीकरण में वेबर ने 2 अन्य तरह से स्तरीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उनके अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन अवसर उसकी सामाजिक हैसियत और राजनीतिक सत्ता पर भी निर्भर है, जबकि मार्क्स ने संपत्ति आधारित वर्ग को सबसे महत्वपूर्ण माना था। परिस्थिति या हैसियत। मार्क्स के अनुसार मार्क्स की तुलना में वेबर ने संस्कृति और चेतना की भूमिका पर अधिक बल दिया। उनके अनुसार किसी व्यक्ति का जीवन अवसर न केवल उसके वर्ग से तय होता है, बल्कि समाज में उसकी परिस्थिति या हैसियत या प्रतिष्ठा स्टेटस से भी निर्धारित होता है। वेबर का मानना था कि एक व्यक्ति की वर्ग स्थिति जरूरी नहीं कि उसकी वर्ग चेतना बनाए, मगर वह अपनी हैसियत, अपनी परिस्थिति के बारे में पहले से सचेत रहता है। परिस्थिति के निर्धारण में संस्कृति, इतिहास और धार्मिक विश्वासों की अहम भूमिका है। वर्ग और हैसियत परस्पर जुड़े हुए होते हैं, मगर कई स्थितियों में ये एक दूसरे के विरोध में जा खड़े होते हैं। वर्ग का संबंध आर्थिक संसाधन से है। हैसियत या स्थिति समाज में जीवन शैली से प्राप्त प्रतिष्ठा है। वेबर का कहना था कि सबसे कमज़ोर, सबसे कठोर और सुपरिभाषित परिस्थिति की सीमाएं हम भारत की वर्ण व्यवस्था में देख सकते हैं। एक ब्राह्मण गरीब श्रमिक वर्ग से हो सकता है, मगर उसे
उस जाति की प्रतिष्ठा हासिल होगी जो कि एक अमीर शूद्र को नहीं मिलेगी। वह अपने आप को छोटी जाति के समकक्ष मजदूरों से श्रेष्ठ समझता है। हालांकि दोनों के वर्ग स्थिति समान होगी। ये भी संभव है कि दोनों परिवार एक वर्ग के भी हो, मगर वर्ण क्रम परंपरा में उनकी हैसियत एक दूसरे से भिन्न होगी। वेबर के अनुसार एक स्तरित समाज में संपत्ति में अंतर वर्गों को जन्म देता है, वहीं प्रतिष्ठा संबंधी भेद परिस्थिति समूहों को जन्म देते हैं। परिस्थिति समूहों का एक उदाहरण हो सकता है किसी विशिष्ट विद्यालय या कॉलेज में पढ़े छात्रों का समूह, जैसे दून विद्यालय या मेयो कॉलेज या अजमेर में पढ़े लोग। ये लोग आपस में मेल जोल रखते हैं और अन्य लोगों से अपने आप को अलग मानते हैं। तो दोस्तों, ये था अपने परिस्थिति, हैसियत, औकात। मैक्स वेबर हैसियत को भी अपने आप में महत्वपूर्ण मानता है कि आपका श्रमिक वर्ग में जाना तय होगा या फिर आप उच्च कुलीन लोगों के साथ बैठने में सक्षम होंगे। अब सत्ता का भी महत्वपूर्ण भूमिका मानते हैं मैक्स वेबर के अनुसार जितनी संपूर्ण संपत्ति या हैसियत महत्वपूर्ण है, उतनी ही महत्वपूर्ण है राजनीतिक सत्ता। ये जरूरी नहीं है कि धनी या प्रतिष्ठित व्यक्ति सत्ता हासिल करें। राजनीति में विभिन्न पार्टियों की सदस्यता के माध्यम से सत्ता हासिल हो सकती है। ऐसे तमाम उदाहरण हम अपने आसपास देख सकते हैं, जिनके प्रदेशों में 1980 के बाद जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल बने हैं, उनमें कतिपय दल किन्हीं जाति या जाति समूह के हितों की रक्षा का दावा करते हैं। कोई व्यक्ति या समूह सीधे तौर पर राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने के बदले अपनी आर्थिक या सामाजिक हैसियत के कारण एक राज्य सत्ता पर दबावकारी के रूप में ही काम कर सकता है। जैसे हम देखते हैं कि कई बार औद्योगिक तथा व्यापारिक व्यक्ति या समूह अपने हित में सरकार की नीति बनवाने में सफल होते हैं। कई सामाजिक समूह भी अपने हित की रक्षा करने में सक्षम होते हैं, जैसे किसी भाषा विशेष को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करवाना हो, किसी जाति विशेष को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि किसी खास श्रेणी में रखवाना हो या न रखवाना हो। यह जरूर है कि हर शक्तिशाली तबका कोशिश करता है कि उसे तीनों तरह के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्चस्व मिले, लेकिन इन तीनों के स्रोत अलग होने के कारण सामाजिक ढांचा सरल न होकर जटिल बन जाता है और इसमें गतिशीलता बनी रहती है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने पढ़ा भारतीय समाज में विविधता किस प्रकार है, और उसके बाद में हमने पढ़ा राजस्थान में विविधता कैसी है, क्या महत्व है उसका। फिर शहरों में कामकाजी बच्चों के बचपन के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा दोस्तों विविधता है संसाधन के रूप में और चुनौती के रूप में भी पढ़ा। फिर विविधता के संदर्भ में कुछ पूर्व धारणाएं व रूढ़िबद्ध धारणाएं, पूर्वाग्रह, पहले की सोच विकसित थी, उसके बारे में पढ़ा है। फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा है कक्षा में विविधता किस प्रकार फ़ायदेमंद हो सकती है। फिर हमने पढ़ा विविधता संसाधन के रूप में किस प्रकार काम आ सकती है। फिर सभी बच्चों के सीखने की क्षमता पर विश्वास करना पढ़ा हमने। फिर आगे हमने पढ़ा बहिष्कार, वंचित, अवहेलना, सामाजिक विषमता, बहिष्कार के स्वरूप। फिर हमने पढ़ा कि सामाजिक विषमता सामाजिक कैसे हैं। फिर हमने सामाजिक पूंजी, आर्थिक पूंजी और सांस्कृतिक पूंजी के बारे में भी पढ़ा। फिर हमने पूंजी का सम्मान, वितरण और स्तरीकरण के बारे में पढ़ा, जिसमें समाज की भूमिका के बारे में अध्ययन किया। फिर हमने शोषण के बारे में कुछ पढ़ा, इम्पोर्टेंट फैक्ट। फिर हमने सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत पढ़े। फिर हमने सामाजिक स्तरीकरण के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार पढ़े, जिसमें श्रम का विभाजन है, वर्ग और वर्ग का स्तरीकरण है। ये सब हमने कार्ल मार्क्स, वर्ग और सामाजिक बदलाव है। फिर हमने मैक्स वेबर का सामाजिक और स्तरीकरण पढ़ा, जिसमें वर्ग और जीवन अवसर की बात कही गई थी। और इसी में हमने मैक्स वेबर के परिस्थिति या हैसियत का सिद्धांत पढ़ा और सत्ता भी समझी थोड़ी बहुत ऊपरा ऊपरी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में।
और हमारे चैनल को इस प्रकार यूज़फुल कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन अभी अपने को तैयारी सुदृढ़ और स्पष्ट और मजबूत करनी है, तो इस प्रकार के वीडियो देखने ही पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम को अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। तो इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेस्ट से फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको आगे किस तरह के वीडियो चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पर वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद मित्रों।